दोस्तों, मेरा YouTube का जितना सारा फ्रेंड है सभी फ्रेंड को नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर 2024। बेटर तरीका से काम सीखना है और अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस बनाना है। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से इंटरव्यू देके एक बार में सिलेक्शन होके आना है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन जो है इसका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट का पैनल का कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना है आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और इसके साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। एक बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको ईओटी क्रेन बहुत सा कंपनी का देखने के लिए मिल जाता है। 10 टन से लेके 100 टन का, जैसे कोई साइको का हो गया, कोई फेडरल कंपनी का हो गया, कोई एवोन का हो गया, कोई रॉयल बिजली का हो गया। चाहे किसी भी कंपनी का क्रेन रहे, आज मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाऊंगा एक बेसिक कंट्रोल वायरिंग हर क्रेन में आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रोल वायरिंग में चेंज रहता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कभी भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना है ना, एक जो आपका फेज है और एक न्यूट्रल है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम पीपी पैनल। पीपी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिव पैनल। तो जब आप कंट्रोल वायरिंग कीजिएगा तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। कभी भी आपका कंट्रोल वायरिंग में गलती नहीं होगा। न्यूट्रल सप्लाई आया, किस में आया ना, एमसीबी में आया। यहाँ पे क्या लिखा है, डीपी एमसीबी, मतलब डबल पोल का एमसीबी है। एमसीबी में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। एमसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई आगे आएगा। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी में आपको 2 गो प्रोटेक्शन मिलता है। एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओवरलोड। ये जो कंट्रोल वायरिंग है इसके हिसाब से एक 2 एम्पियर का हम एमसीबी लगाएंगे तो ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर इसी जगह में हम 32 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे तो इस एमसीबी में हमको सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन मिलेगा, वो है शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है ना, जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें जो मेन होस्ट एक्सिलरी होस्ट का पैनल है इसके लिए पावर कॉन्टैक्टर रहता है, लिमिट स्विच रहता है, टाइमर रहता है, यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर भी रहता है, ऑन डिले टाइमर भी रहता है। तो इसमें अगर कोई कारण से कोई कॉइल जल जाएगा या न्यूट्रल और फेज में शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके लिए ये जो एमसीबी है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। इसी के लिए एमसीबी लगा हुआ रहता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा और एक एक पॉइंट का बारीकी से नॉलेज बनाने का कोशिश करिएगा तो बेटर तरीका से बना सकते हैं। सिर्फ आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, इसको लगाने का कारण क्या है। न्यूट्रल सप्लाई आया, आने के बाद किस में आ रहा है ना, RLS, इसका फुल फॉर्म होता है रोटरी लिमिट स्विच। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना हुआ है और लिमिट स्विच का सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है ना, जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है इसके अंदर में आपका 2 गो किट है। एक आपका फॉरवर्ड का है, एक आपका रिवर्स का है। तो पहले आपको फॉरवर्ड का कनेक्शन कर लेना है। लिमिट स्विच में इन हुआ, रोटरी लिमिट स्विच में यहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद ये भी लिमिट स्विच का सिंबल दिया हुआ है CWL, काउंटर वाइट लिमिट स्विच। काउंटर वाइट जो लिमिट स्विच है इसके अंदर में क्या पता चल रहा है कि एक गो किट है, इसीलिए यहाँ पे और दूसरा कोई सिंबल दिया हुआ नहीं है। इस टाइप का अगर कोई बॉक्स बना हुआ रहता तो हम लोगों को समझ में आता कि जो आपका काउंटर वाइट लिमिट स्विच है इसके अंदर में 2 गो किट है। तो इसके अंदर अभी इसको देख के पता चलता है कि जो आपका काउंटर वाइट लिमिट स्विच है
इसके अंदर में एक ही गो किट है। इसमें इन करना है, यहाँ से आउट करके जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, जब आपका मोटर सीधा तरफ घूमता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं या हबिस बोलते हैं। तो ये जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है, इसका A2 का टर्मिनल में कनेक्शन करना है। इसके बाद जो आपका रिवर्स साइड है, मोटर आपका उल्टा तरफ घूमता है, इसको हम लोग लोअर साइड बोलते हैं। तो इसमें जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है, इसमें इन करना है, यहाँ से आउट करके जो रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर है, इसका A2 का टर्मिनल में दे देना है। तब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड साइड और रिवर्स साइड का जो पावर कॉन्टैक्टर है, ये दोनों का लिमिट स्विच का कनेक्शन कंप्लीट। इसके बाद जो आपका जितना सारा रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है, जितना सारा ऑन डिले टाइमर है, सबका A2 का टर्मिनल में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है, फेज सप्लाई आया, किस में आया, MCB में आया। जब MCB को ऑन करेंगे, यहाँ पे NC बनेगा, फेज सप्लाई हमारा आएगा ऑयलर में, ऑयलर में इन होगा, यहाँ से आउट होगा। इसको हम लोग ओवरलोड रिले किस तरह से पहचान रहे हैं, यहाँ पर आपका सिंबल दिया हुआ है। ओवरलोड में बताया जाता है कि 3 को प्रोटेक्शन मिलता है। एक होता है आपका ओवरलोड का, दूसरा शॉर्ट सर्किट का, तीसरा सिंगल फेज प्रोटेक्शन का। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन मिलेगा, वो है ओवरलोड का। और बारीकी से अगर जानना है तो इसके ऊपर हमने और वीडियो बना के भी रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। आपको सर्च करना है ओवरलोड रिले टेक्नीशियन तपन, तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा। यहाँ से आउट करने के बाद किस में जा रहा है, DMPR में। DMPR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। जिस तरह से आप ऑयलर का कनेक्शन करते हैं, सेम टू सेम DMPR पे भी 95 और 96 दिया हुआ रहता है। 95 में इन करना है, 96 से आउट करना है। आउट करने के बाद फेज सप्लाई किस में लेकर आना है ना, यहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स का मतलब होता है कि ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर है, इसके अंदर में आपका टोटल जितना भी किट है, एक ही मास्टर कंट्रोलर के अंदर में है। एक हो गया फॉरवर्ड का, एक हो गया रिवर्स का, और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। जब भी आप EOT क्रेन का डायग्राम को पढ़िएगा और ये बारीकी से हर चीज़ को देखने का कोशिश कीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। ये बॉक्स का अगर सिंबल नहीं देता तो किसी भी हाल में समझ में नहीं आता। सिंबल दे दिया, इसीलिए समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर, चाहे मेन होस्ट का ही मास्टर कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो एक्जुलरी होस्ट का हो सकता है। मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो मेन होस्ट और एक्जुलरी होस्ट का जब आप कनेक्शन चेक करिएगा तो दोनों सेम रहता है, लेकिन मास्टर कंट्रोल आपका 2 गो रहता है और पैनल भी आपका 2 गो रहता है। एक मेन होस्ट का पैनल, एक आपका एक्जुलरी होस्ट का पैनल। मैं दोनों को इसलिए समझा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा, एक बार अगर बारीकी से देख लीजिएगा तो दोनों का अच्छा से समझ सकते हैं। तो जब आप मास्टर कंट्रोलर को रिवर्स साइड या फॉरवर्ड साइड लगाते हैं तो वो किस तरह से काम करता है, इसको अच्छा से आपको समझना है कि जो आपका मास्टर कंट्रोलर है, ये आपका शुरू में रहता है 0 पोजीशन में। जब आपका 0 पोजीशन में रहता है, इसके लिए ये जो किट दिया हुआ है, इस किट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल किट। जब 0 पोजीशन में रहेगा तभी आपका ये NC बनता है। और इसके ऊपर वीडियो भी बना के समझाया हूँ कि जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है, प्रोडक्टिव पैनल के साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। मास्टर कंट्रोलर जो है ये 0 पोजीशन में होगा, तभी आपका जो प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्टैक्टर है वो ऑन होगा, नहीं तो किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। अभी जो आपका मास्टर कंट्रोलर है, इसमें 1, 2, 3, 4 गो करके गियर रहता है। चाहे आप रिवर्स साइड पे भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड साइड पे भी देख सकते हैं। जब आप 1 नंबर में लगाइएगा तो ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा फॉरवर्ड साइड है, ये हमारा रिवर्स साइड है। अभी जब हम फॉरवर्ड साइड में 1 नंबर में लगा रहे हैं मास्टर कंट्रोलर को, मतलब ये जो किट है ये आपका NC बनेगा। जब आपका NC बनेगा तो फेज सप्लाई आपका किस में आ जाएगा,
1AC2, मतलब जो आपका रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है 1AC2, इसका A1 का टर्मिनल में। जब तक मास्टर कंट्रोलर को हम लगा के रखेंगे तब तक मोटर जो है आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा, क्योंकि ये जो 1AC1 है ये हमारा फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है। और ये जो छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के ऑलरेडी समझाए हैं। इस वीडियो में एक एक बारीकी से समझाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी जो आपका रिवर्स साइड है वो किस तरह से काम करेगा ना, जिस तरह से हमारा फॉरवर्ड साइड काम कर रहा है उसी सेम टू सेम टाइप से रिवर्स साइड भी काम करेगा। तो ये जो मास्टर कंट्रोलर 1 नंबर है, तो जब हम लगाएंगे रिवर्स साइड में तब मास्टर कंट्रोलर हो जाएगा हमारा 1 नंबर में, क्योंकि मास्टर कंट्रोलर हमेशा 0 पोजीशन में रहता है। एक बार हम लोग को रिवर्स साइड में चलाना पड़ता है, एक बार फॉरवर्ड साइड में चलाना पड़ता है। और वो उसका जो किट है वो किस तरह से काम करता है वो भी आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तब क्या होगा और आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी जब मास्टर कंट्रोलर हमारा रिवर्स साइड में लगाएंगे तो रिवर्स साइड का किट जो है एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद जो फेज सप्लाई है 1AC1, ये जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर है पावर कॉन्टैक्टर, इसका A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। जब तक हम मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर में लगा के रखेंगे तब तक मोटर हमारा उल्टा तरफ घूमेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो EOT क्रेन है, जो आपका सिल्वरिंग मोटर लगा हुआ रहता है, रिवर्स और फॉरवर्ड साइड काम करता है। इसमें एक डाउट आ जाता है कि इसमें तो कोई होल्डिंग सप्लाई नहीं रहता है, इसमें कभी भी होल्डिंग सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मास्टर कंट्रोलर का किट है गियर जैसा काम करता है। 1 नंबर में लगा दिए, ये कंटिन्यू एनसी बना हुआ ही रहेगा। और एनसी बना हुआ रहेगा तो सीधा आपका फेज सप्लाई जो है वो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर तक आता रहेगा। ये जो इंटरलॉक दिया हुआ रहता है ये किस लिए दिया हुआ रहता है कि ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है दोनों एक साथ में किसी भी हाल में ऑन ना हो जाए। अभी जो आपका रेजिस्टेंस 1 का कॉन्टैक्टर, 2 का कॉन्टैक्टर, 3 का कॉन्टैक्टर, ये किस तरह से काम करता है ना, जब हमारा चाहे फॉरवर्ड साइड हो या रिवर्स साइड ऑन होगा कॉन्टैक्टर तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक एक करके एडेन ब्लॉक लगा हुआ है जिसको हम लोग एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और ये कॉन्टैक्टर के साथ आपका फिटिंग रहता है 1AC1 1AC2, चाहे आपका फॉरवर्ड साइड चले या रिवर्स साइड चले, दोनों साइड ही हमारा काम करेगा। अभी फॉरवर्ड साइड चल रहा है तो ये जो कॉन्टैक्टर है फॉरवर्ड साइड का एनो एडेन ब्लॉक, जब आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा ये आपका एनसी बनेगा। एनसी बनेगा तो जो आपका ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्टैक्टर है ये भी आपका ऑन होगा, और इसके साथ जो आपका ऑन डिले टाइमर है ये भी आपका ऑन होगा। किस तरह से ना, इसका बीच में एगो शॉर्ट लिंक यानी कि लूप लगा हुआ है, चाहे आपका फॉरवर्ड साइड चले या आपका रिवर्स साइड चले। एकदम बारीकी से आपको नॉलेज बनाना है, तभी क्या होगा कुछ डाउट नहीं रहेगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ यही सेम टू सेम देखिएगा कनेक्शन EOT क्रेन में बना हुआ रहता है। तो जब हमारा फॉरवर्ड साइड चल रहा है तो फॉरवर्ड साइड का कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये जो एनो है एनसी बनेगा, और जो फेज सप्लाई है ब्रेक थायरिस्टर का जो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है इसका जो कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में आएगा। और इसके साथ जो आपका ऑन डिले टाइमर है ये भी आपका 1 नंबर टाइमर ऑन होगा, और उस टाइम मोटर जो है आपका सीधा तरफ चलने लगेगा। सेम टू सेम रिवर्स साइड के लिए भी एक एनो लगा हुआ है, तो चाहे आपका रिवर्स साइड चले या आपका फॉरवर्ड साइड चले, दोनों के साथ आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर के लिए जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और एक जो ऑन डिले टाइमर है ये दोनों एक ही साथ काम करेगा, क्योंकि इसके बीच में ऑलरेडी एक लूप लगा हुआ है। और इसी तरह से कनेक्शन रहता है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम मैच हो रहा है।
तो अभी आपका मान लीजिएगा चाहे रिवर्स साइड हो या फॉरवर्ड साइड, दोनों में से कोई भी साइड आप चला सकते हैं। तो अभी हमारा कौन सा साइड में लगा हुआ मास्टर कंट्रोलर ना, रिवर्स साइड में। रिवर्स साइड का पावर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर का जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन हुआ, और जो हमारा ऑन डिले टाइमर है ये भी आपका ऑन हुआ। इसके बाद हम मास्टर कंट्रोलर को किस में लगाएंगे ना, ये 2 नंबर में लगाएंगे। जब हम मास्टर कंट्रोलर को 2 नंबर में लगाएंगे तो इसका किट जो है ये एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद जो आपका फेज सप्लाई है किस में आएगा, 1TR1 जो ऑन डिले टाइमर है इसका एनो पॉइंट में। यहाँ पे इन होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 1 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। ये जो आपका 1 नंबर टाइमर है ऑन है, इसीलिए आपका ये जो एनो पॉइंट है एनसी बना हुआ है। ये एनसी बना हुआ है, इसीलिए आपका जो रेजिस्टेंस का 1 नंबर कॉन्टेक्टर है ये आपका ऑन हो रहा है। कोई कारण से ये टाइमर अगर ख़राब हो जाएगा तो कोई भी जो रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है ये ऑन नहीं होगा। किस तरह से ऑन नहीं होगा ना, ये जो 1RC1 ये जो आपका रेजिस्टेंस 1 का कॉन्टेक्टर है ना, ये जो आपका सप्लाई आ रहा है यहीं से आपका इन किया हुआ है, और यहाँ से आउट करने के बाद जो आपका टाइमर 2 का टाइमर लगा हुआ है इसका A1 का टर्मिनल में दिया हुआ है। अभी ये टाइमर का एनो खराब हो गया तो ये क्या होगा, एनो बना हुआ रहेगा। किसी भी हाल में 1 नंबर का जो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है ये ऑन नहीं होगा, और 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा तो दूसरा वाला भी ऑन नहीं होगा, और तीसरा वाला भी किसी भी हाल में आपका ऑन नहीं होगा। तो जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 1 नंबर किट है, यानी कि मास्टर कंट्रोलर उस टाइम हमारा 2 नंबर में रहेगा। तो मास्टर कंट्रोलर किट एनसी बना, फेज सप्लाई आपका किस में आ गया ना, 1TR1 इसमें इन हुआ। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है 1 नंबर इसका A1 का टर्मिनल में आ गया। ये टाइमर अगर आपका ऑन रहेगा तो उस टाइम ये एनसी बना हुआ रहेगा और 1 नंबर का रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर आपका ऑन होगा। इसके बाद जो आपका 1TR1 है इसका जो एनो पॉइंट है यहाँ से एगो लूप लेके आपका ये जो आपका रेजिस्टेंस का 1 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका एनो में दे दिया। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका 2 नंबर टाइमर है इसका A1 का टर्मिनल में आ गया। जब आपका रेजिस्टेंस का 1 नंबर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी ये जो एनो पॉइंट है एनसी बनेगा और 2 नंबर टाइमर आपका ऑन होगा। सेम टू सेम 2 नंबर रेजिस्टेंस के लिए जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है ये किस तरह से काम करेगा, उस टाइम मास्टर कंट्रोलर जो है वो आपका 3 नंबर में रहेगा। तो 3 नंबर में हम मास्टर कंट्रोलर को लगा दिए। लगाने के बाद ये जो किट है आपका एनसी बना, फेज सप्लाई आपका किस में आ गया ना, 1TR2 इसमें जो एनो पॉइंट है इसमें इन हुआ। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 2 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में ये जो 2 नंबर टाइमर है ये ऑन है, इसीलिए यहाँ पे एनसी बना हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस का 2 नंबर कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा यही सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से और एक बार टैप करके जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 2 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका एनो में इन हुआ। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका ऑन डिले टाइमर है 3 नंबर टाइमर का A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। जब आपका रेजिस्टेंस का 2 नंबर कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा और सीधा जो टाइमर 3 है इसको ऑन करेगा। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 3 नंबर कॉन्टेक्टर है ये किस तरह से काम करेगा ना, ये जो मास्टर कंट्रोलर है जब हम 4 नंबर में लगाएंगे तो ये जो किट है ये आपका एनसी बनेगा। फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, 1TR3 मतलब जो 3 नंबर टाइमर है इसका एनो पॉइंट में आके रुका हुआ रहेगा। ये जो 3 नंबर टाइमर है अभी आपका ऑन है, इसका मतलब ये एनसी बना हुआ है और सीधा फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 3 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को समझाया हूँ जब आप प्रैक्टिकल में जाके मिला के देखिएगा यही सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद ये जो हमारा वीडियो है ये है ईओटी क्रेन का पार्ट 8 का। पार्ट 9 में और एक कनेक्शन दिखाएंगे और पार्ट जो आपका 11, 12 आएगा उस पर भी और जितना टाइप से आपका क्वांटल वायरिंग होता है उतना टाइप से दिखाएंगे। जैसे बहुत सा फ्रेंड कमेंट भी किया है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी किया है
कि जो WMI का क्रेन है या मुकुंद का है या गार्लिक का है, इसका जो कंट्रोल वायरिंग है बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसका भी वीडियो बनाकर हम लोगों को समझा दीजिएगा, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा और कभी भी काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये था एक बेसिक नॉलेज के ऊपर। जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं ईओटी क्रेन में और इस तरह से अगर देखने की कोशिश करिएगा और बारीकी से नॉलेज बनाने की कोशिश करिएगा तो बेटर तरीक़ा से बना सकते हैं। अभी जब आपका ये रिवर्स साइड चलेगा, इसका मतलब है ये रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा और 3 गो रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर और तीनों टाइमर। मतलब यहाँ से लेके इतना दूर जितना सारा चीज़ लगा हुआ है सारा चीज़ ऑन होगा। बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट आ जाता है कि जो आपका मेन होस्ट है या लॉन्ग ट्रैवल है या क्रॉस ट्रैवल है बहुत स्लो चल रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका स्लो चल रहा है। लेकिन इसका भी बारीकी से अगर चेक करिएगा तो ज़रूर 100% है कि फॉल्ट मिलेगा। लेकिन कॉन्टैक्टर को दूर से देखने से नहीं होगा। कॉन्टैक्टर का जो R, Y और B ये जो 3 गो पोल देता है ये पावर कॉन्टैक्टर के लिए, वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो क्या होगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा 3 गो किट है, तो इसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस का। अभी स्टार कनेक्शन करते हैं तो इसमें D1, E1 और F1 आता है। तो ये तो आपका जो कॉन्टैक्टर है इसका आउटपुट में लगा हुआ है और इसका जो ऊपर में है, मतलब ये नीचे तरफ लगा हुआ है और इसका ऊपर में स्टार कनेक्शन बना हुआ है। तो ये जो स्टार कनेक्शन है इसको खोलने के बाद आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। और अगर और बेटर तरीक़े से चेक कर सकते हैं तो जो D1, E1, F1 है इसका केबल भी खोल के आपको चेक करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रैवल, क्रॉस ट्रैवल आखिर क्यों स्लो चल रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों बारीकी से अगर नॉलेज बनाइएगा तभी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो हमेशा डाउट बना हुआ रहेगा। अभी जब आपका फॉरवर्ड साइड का चलेगा, मतलब मोटर आपका सीधा तरफ घूमने लगेगा, तो उस टाइम सिर्फ ये रिवर्स का ही कॉन्टैक्टर काम नहीं करेगा, बाकी जितना सारा चीज़ है सभी काम करना चाहिए। तभी क्या होगा, जो आपका सिल्वरिंग मोटर है इसमें कभी भी कुछ फॉल्ट नहीं आएगा। और ऑलरेडी मैं PI, PM और TPM के ऊपर वीडियो बना के भी समझाया हूँ कि सिल्वरिंग मोटर का मेंटेनेंस किस तरह से करना है। एक एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी क्या होगा, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीक़ा से समझा सकते हैं। अभी नया साल है, मेरा तबीयत भी ख़राब है, तब भी मैं सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। अपना जो दोस्त है, यूट्यूब का फ्रेंड है, सभी वीडियो का इंतज़ार करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।